हेलो एवरीवन। तो आज हम जेआईबी पेपर वन के मॉड्यूल सी में जो यूनिट 20 है हमारा, जिसमें इंडियन फाइनेंस सिस्टम का ओवरव्यू दिया गया है, उसका पार्ट 2 करेंगे। डिस्क्लेमर देख लीजिए, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आइए इसमें हम आगे देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हम देख चुके थे। अब हम इसमें देखेंगे लिबरलाइजेशन, जो कि क्या था आपका फेज़ 3 होता है 1991 से लेकर 2010 तक। India predominantly looked towards and this led to a slow rate of growth। तो क्या हुआ कि इंडिया ने बेसिकली क्या किया, इन्वर्ट देख रहा था, मतलब सिर्फ और सिर्फ विद इन द कंट्री काम कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो कम था वो बहुत कम था, करीब 3% पर एनम था 1960 से लेकर 1980 तक। मतलब कुल मिलाकर के बाहर के देशों के लिए इकोनॉमी नहीं खोली गई थी। Since the 1960s, India exports were mainly to the Soviet Union, USSR, and Eastern Bloc of countries. India even had a bilateral system of making payments where the Indian rupee could be used to settle import and export transaction, and hard currency was not required after dismantling of the USSR. These export markets went to disarray। कुल मिलाकर ये बताया गया है कि लिबरलाइजेशन 1991 से पहले इंडिया का जो मेन टाइप्स थे, मतलब जो ट्रेडिंग के टाइप्स थे, वो किसके साथ थे? यूएसएसआर के साथ, यानी सोवियत यूनियन के साथ, और ईस्टर्न ब्लॉक जो उसकी कंट्रीज थे उनके साथ। तो कुल मिला के जब यूएसआर फेल हुआ, उसके बाद से इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी कम होने लगी। A large component of India's imports was crude oil as it is even today। आगे कहा गया है कि पहले भी इंडिया का जो मेन एक्सपोर्ट पार्ट था वो किसमें था? क्रूड ऑयल का, और आज भी ऐसा है। सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा जाता है वो क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है। विद स्लोइंग एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑयल, द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज सीवियरली अफेक्टेड एडवर्सली। कुल मिलाकर ये बताया गया है कि डिमांड कम हो गई थी, मतलब और सामान आप कुछ बेच नहीं रहे थे, तो आप फॉरेन करेंसी कहाँ से लाओगे? तो आपके पास लिमिटेड फॉरेन करेंसी थी और आपको ऑयल की डिमांड बढ़ती जा रही थी, ऑयल आपको ज़्यादा चाहिए था, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू हो गया। इन अगस्त 1990 द फर्स्ट गल्फ वॉर ब्रोक आउट एंड द प्राइस ऑफ ऑयल डबल्ड फ्रॉम $15 पर बैरल टू $33। अगस्त 1990 में जब गल्फ वॉर शुरू हुआ, उसके बाद जो क्रूड ऑयल का प्राइस था वो $15 से बढ़ के $33 पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, पेमेंट क्राइसिस हुआ इंडिया में जून 1991 में। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड इंडिया ट्वाइस आफ्टर February 91 टू जंक स्टेटस। ये हाल हो गया कि जो रेटिंग एजेंसीज थी इंटरनेशनल, जैसे सिबिल और क्रिफ आपके पर्सनल स्कोर्स बताता है, उसी तरह इंडिया के लिए भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं। तो रेटिंग एजेंसीज ने ओवरऑल इंडिया का एज ए कंट्री जो रेटिंग था वो जंक स्टेटस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा डिफॉल्ट शुरू हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस शुरू हो गए थे। IMF approved a loan for $3.9 billion for which the Indian government has to pledge 67 tons of physical gold। इंडियन गवर्नमेंट ने 67 टन ऑफ फिजिकल गोल्ड प्लेज किया, तब जाके आईएमएफ ने $3.9 बिलियन का लोन अप्रूव किया था। द आईएमएफ लोन केम विद स्टिफ कंडीशनलिटीज, वन ऑफ विच वॉज दैट कंट्री हैज़ टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। तो देखिए, आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये जो भी इंस्टीट्यूट्स है ना, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये लोग अगर लोन देते हैं तो कुछ उसका टर्म्स कंडीशंस भी रखते हैं। तो ये कंडीशन में रखी थी कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी बाहर के देशों के लिए खोलनी पड़ेगी, जिसको एक टर्म दिया गया, इसके लिए क्या नाम है? लिबरलाइजेशन, यानी उदारीकरण। अब बात करते हैं, इसी में आया नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी दो हैं, नरसिम्हन कमेटी 1 और 2। तो पहले 1 की बात करेंगे, जो कि 1991 की थी, ठीक है, 1991 में नरसिम्हन कमेटी 1। उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए नरसिम्हन कमेटी में, वो देख लीजिए। इन्होंने कहा कि एसएलआर और सीआरआर को कम कर दो, यानी स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो, इन दोनों को कम करो। इससे कम करने से क्या होगा कि बैंक के पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होगा। अभी क्या हो रहा है, एसएलआर सीआरआर में बैंक के पास ऑपरेटिंग जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई? आपने मान लीजिए 100 रुपये डिपॉजिट में लिए, इकट्ठे किए, उसमें से आपने 4 रुपये सीआरआर और 19 रुपये या 18 रुपये आज की डेट में अगर बात करें दे दिए एसएलआर के लिए, तो 22 रुपये तो आपके वैसे ही फंस गए। अब आपको ब्याज तो देना है पूरे 100 रुपये पर, लेकिन आप ब्याज कमा कितने पर रहे हैं? केवल 78 रुपये पर, यानी 78 रुपीज़ पर। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अपना सीआरआर और एसएलआर कम करे बैंक। ये किसने कहा? नरसिम्हन कमेटी ने कहा। इसकी वजह से क्या किया गया, उस समय एसएलआर जो 38.5% था 1991 में, उसको 25% कर, करीब 13.5% कम कर दिया गया। कितने? 6 साल के अंदर अंदर। इससे क्या हुआ, बैंक के पास जो फंड लोन करने की कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई, क्योंकि फंड बढ़ गया। इसी तरह सीआरआर जो था वो पहले 15% था, उसको 2003 तक कितना कर दिया? 4.1%। आप देख रहे हैं कितना डिक्रीज़ हुआ है, जानबूझ के किया गया था ये। फिर बात करते हैं प्रोडेंशियल नॉर्म्स की। द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडेंशियल नॉर्म्स इंक्लूडेड एडिकेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, सो एज टू इंश्योर दैट द बुक्स ऑफ द बैंक रिफ्लेक्ट द
एक्यूरेट एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। तो कुल मिलाकर के क्या किया गया कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाया गया, यानी एनपीए का जो प्रोसेस था वो इसी के साथ लाया गया कि कब किसको मार्क करना है एनपीए, कौन से एसेट्स खराब हो रहे हैं, मतलब बैंक के लोन्स खराब हो रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स। ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बाद आता है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म याद आते ही आपको बेसल नॉर्म्स याद आ गई होंगी। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो था, मैंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसको रिस्क टू कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR भी बोलते हैं। इसको CRAR को 8% कर दिया गया था, कब, 1992 में, और मार्च 1996 में इसको सारे बैंक्स को फॉलो करना था। ठीक है, आरबीआई ने जो 8% फिक्स किया था ये 1996 तक फॉलो करना। ये सब इसलिए किया था जिससे कि आपकी बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो। भाई इतना बड़ा लोन दे रहा है IMF, तो लिबरलाइजेशन कर रहा है, फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही हैं, तो बैंक फेल ना हो, इसलिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स, CR नॉर्म्स, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनको डी रेगुलेट कर दिया गया, यानी विनियमित कर दिया गया। अलाउड टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, भाई जैसी मार्केट होगी वैसे इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर रखी जाएगी। तो 1992 से क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फ्री हो गए हैं, जो कि डिपॉजिट और एडवांस दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है। रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक लोन वो पास किया है, एक्ट पास किया है, यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। ठीक है, 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या पास किया, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। Competition from new private sector banks. These new private sector banks are allowed to raise capital contribution from foreign institutional investors up to 20% and from NRIs up to 40%. गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यू प्राइवेट बैंक शुरू करें, जिससे क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ ओवरऑल मार्केट के अंदर। और इन न्यू प्राइवेट बैंक्स को बोला गया कि ये लोग 20% तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कैपिटल ले सकते हैं, और 40% तक NRI से ले सकते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन से। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, बैंक्स को क्या किया गया, इनेबल द बैंक्स रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू यानी IPO के माध्यम से बैंक्स को बोल दिया गया कि वो लोग कैपिटल रेज कर सकते हैं। लेकिन ये कहा गया है किसी भी हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से कम नहीं होना चाहिए। टोटल पेड अप कैपिटल का 51% शेयर जो है कम से कम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ही रहेगा। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस, बैंक्स आर गिवन फ्रीडम टू ओपन न्यू ब्रांचेस, बैंक्स को ये आज़ादी दे दी गई कि वो नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। लोकल एरिया बैंक, देखिए ये एक चीज़ है LAB यानी लोकल एरिया बैंक सेटअप हुए इन 1966 1966। RBI हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप लोकल एरिया बैंक, 7 LABs इन द प्राइवेट सेक्टर, मोबालाइजिंग रूरल सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट। देखिए लोकल एरिया बैंक से नाम से समझ जाए लोकल लेवल पर होते हैं, तो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक लोकल एरिया बैंक बनाया जाता है, जो 1966 में RBI ने गाइडलाइन इशू करी थी इसके लिए। प्राइवेट सेक्टर में 7 लोकल एरिया बैंक थे, जो कि रूरल सेविंग यानी जो बैंक जो विलेज एरियाज़ हैं उनमें सेविंग्स को चैनलाइज करते थे, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगले लोगों को प्राप्त हो सके। सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक, RBI हैड सेट अप अ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन यानी BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन RBI ने सेटअप किया। ठीक है, विद एन एडवाइजरी काउंसिल टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कुल मिलाकर के RBI ने बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन सेटअप किया, जिससे कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनी जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नज़र रख सके, उनका सुपरविजन कर सके। अब बात करते हैं इसी में नरसिम्हन कमेटी 2 की, जो कि 1998 का है। 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 में बताया क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको कमेटी ऑन बैंकिंग भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में जमा की थी, और इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन है नीचे देखते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया, तो एक तो इसमें ये कहा गया कि बैंक की स्ट्रेंथ यानी ताकत को बढ़ाना होगा। इट रिकमेंड्स द मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स विद विच कुड हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इंडस्ट्री। नरसिम्हन कमेटी 2 यानी बैंकिंग कमेटी ने कहा गया, कमेटी ऑन बैंकिंग ने कहा कि मर्जर कर दो भाई, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं उनका वीक बैंक से मर्जर कर दो, जिससे कि मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगा इंडस्ट्री के ऊपर। नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट दिया। इट रिकमेंड द नैरो बैंकिंग कॉन्सेप्ट वेयर बाय वीक बैंक्स वुड बी अलाउड टू प्लेस देयर फंड्स ओनली इन द शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री एसेट। नैरो बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया नैरो बैंकिंग का, जिसमें ये कहा कि वीक बैंक यानी कमज़ोर बैंक जिनका NPS ज़्यादा है, जो अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको अपने फंड्स, उनको सिर्फ उन लोगों को लोन देने दो जहाँ पे उनको लोन सेफ हो, यानी कि शॉर्ट टर्म में भी हो, रिस्क फ्री एसेट्स में हो, जिससे कि परमानेंट 100% वापसी हो ही हो, जिससे कि वो बैंक्स और ज़्यादा वीक ना हो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, गवर्नमेंट शुड रेज द प्रेजेंट मिनिमम कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स टू 9%। इन्होंने ये भी कहा नरसिम्हन कमेटी ने, जो पहले 8% तय की गई थी नरसिम्हन कमेटी 1 से, उसमें उन्होंने कहा कि अब इसको 9% किया जाना चाहिए। बैंक ओनरशिप,
It recommend a review of the functioning of boards of the bank so as to enable them to adopt professional corporate strategy. इन्होंने कहा बैंक ओनरशिप के लिए कहा कि बोर्ड सेटअप किए जाने चाहिए जिससे कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके, मतलब एमएनसी में जैसे काम होता है वैसे काम हो सके, बहुत सरकारी तरीके से रेड टेपिज्म ना आए, बल्कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से काम हो जिससे कि काम तेज़ हो सके और अच्छा हो सके. रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज, अर्जेंट नीड फॉर रिव्यू ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स. मेजर लॉज जो हैं उसको चेंज करने की बात की गई या अमेंड करने की बात की, जैसे आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सबको करने के लिए. और क्या क्या स्टेप्स लिए गए लिबरेशन के लिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गिविंग यू टाइम. Please subscribe to the channel and don't forget to like the video, share the video, comment on the video. Thank you so much.